हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, यहाँ पे हम अपने मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। है ना, जो लास्ट में हमने यहाँ पे बात की थी सिंपल सी। है ना, लास्ट सेशन में जो हमने बात की थी, हमने समझा था कि जो मोल कॉन्सेप्ट में मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपके वहां से आते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी थी, राइट। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं आज वाले सेशन में, हम यहाँ पे सिंपल से समझेंगे कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। मतलब हम लिक्विड सॉल्यूशन की हम आज बात करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और साथ में देखा था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, और इन सब टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। तो यदि आप चाहते हो, यदि आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो जाके एक बार देखना। बहुत सिंपल तरीके से हमने उस टॉपिक्स को कवर किया है, राइट। आज वाले सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कम्प्लीटली अबाउट सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन होता क्या है, इसमें कंसंट्रेशन कैसे पता करते हैं, कितने डिफरेंट टर्म्स होते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, राइट। तो बात आए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होता है, हम सिंपल सा बोलेंगे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल आप देखो तो अपने पास घर में आप जो बनाते हो वाटर और प्लस उसमें शुगर ऐड कर दो। तो जो आपका एग्जाम्पल होगा किसका, सॉल्यूशन का, यदि हम उसमें बोलें कि क्या है अपने पास, हमने मिक्स कर दिया वाटर प्लस शुगर, तो इन दोनों को ऐड करने से क्या बनेगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, आप बोल सकते हो दो या दो से अधिक चीजों का एक होमोजेनियस मिक्सचर। किस टाइप का मिक्सचर, होमोजीनियस, मतलब आपको एक ही फेज मिलेगी, कंपोजिशन सेम रहेगा, है ना, पूरे सॉल्यूशन में। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर प्लस शुगर, तो आपको पता है वाटर हमने 1 गिलास लिया, शुगर उसमें 1 और 2 स्पून डाल दी, राइट। तो जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। यहाँ पे कम क्या होगा, शुगर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, जिसकी मात्रा है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो होता है सॉल्यूट, और जो आपका ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, राइट। तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूट क्या है, जो कम मात्रा में होता है ना, जिसकी अमाउंट कम होती है, तो सॉल्यूट को आप बोल सकते हो कि जो आपका लेस अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्यूट बोल देंगे, राइट। और जो आपका लार्ज अमाउंट में होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, उसको हम बोल देंगे कि सॉल्वेंट है, ठीक। सॉल्वेंट को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब हमने सॉल्यूशन बना लिया, तो जो फाइनल फेज होती है, जो फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन होगी, वो सॉल्वेंट की तरह होती है, तो उसी को हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं, राइट। अब इसके बाद बात आती है कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया, यदि आप बनाओगे तो आपको पता है कि हमने सॉल्यूशन में कितने चम्मच शक्कर डाली है, शुगर ऐड की है और कितना वाटर लिया। लेकिन यदि आपको किसी ने बना बनाया सॉल्यूशन दे दिया, उन्होंने आपको पहले से बना बनाया सॉल्यूशन दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसमें कितनी शुगर है, आप कैसे बताओगे। जैसे हम मार्केट में आपने देखा है, आप कोई जूस की बोतल खरीदते हो, है ना, सपोज आपने फ्रूटी खरीद ली या फिर कुछ भी पेप्सी वगैरह जो भी आपने खरीदा, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कितना सॉल्यूट है, कितना उसमें वाटर है, सॉल्वेंट है। तो वहां पे हम कुछ चीजें यूज करते हैं जिनको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है ना, कि अपने पास जो सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का है और कितना अमाउंट सॉल्वेंट का है। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो उसी को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन, की कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन से। अब कंसंट्रेशन टर्म्स होते कौन कौन से हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे डिटेल में। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें होंगी, आपकी दो चीजें, एक होगा सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है, और दूसरा होता है अपना सॉल्वेंट जो आपका ज्यादा मात्रा में होता है, राइट। तो ये चीज पहली जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं वो सारी चीजें हम बात करेंगे 12th क्लास में। ये आपका नॉर्मल 11th में बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, तो 12th में एक पूरा चैप्टर ही मिलेगा आपको सॉल्यूशन का, तो वहां पे देखेंगे। बस अभी के लिए ये समझना कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर, याद रखना होमोजीनियस होना चाहिए, यदि वो होमोजीनियस नहीं है तो हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, फिर प्योर सॉल्यूशन नहीं होगा फिर वो आपका। होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में होता है, सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है। एक चीज याद रखना, यदि हमने आपको एक क्वेश्चन बोला, ठीक है, तो आप देख के बता दोगे कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट, हाँ। लेकिन यदि हमने आपको बोल दिया
कि हमने ले लिया 10 ग्राम वाटर और हमने ले लिया 20 ग्राम एसिटिक एसिड। ठीक। अब यदि आपसे इसमें पूछे कि कौन सा सॉल्वेंट होगा, तो अब आप यदि अमाउंट के हिसाब से देखोगे तो अमाउंट किसकी ज्यादा है, एसिटिक एसिड की। तो आप बोलोगे कि एसिटिक एसिड सॉल्वेंट होगा, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी सॉल्यूशन में हमें वाटर मिलता है, दैट मीन्स हमने उस सॉल्यूशन को बनाने में वाटर का यूज किया है, तो हमेशा वाटर को सॉल्वेंट मानते हैं हम। तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। उस इस केस में हम क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी क्वांटिटी ली है। तो एक आपको एक अलग से पॉइंट याद रखना है कि जब भी किसी सॉल्यूशन में अपना वाटर होगा, तो वाटर को ही हम सॉल्वेंट मानेंगे। फिर चाहे वो कितने भी अमाउंट में हो, कम हो ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाटर को ही हम क्या लेंगे फिर, सॉल्वेंट। तो ये एक स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है। अदर केसेस में क्या होगा, जो भी ज्यादा होगा वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एटलीस्ट दो चीजों का। और जो कम मात्रा में होगी वो सॉल्यूट, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। इस तरीके से हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो मेनली हमें यहाँ पे समझना है कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो जो पहला तरीका होता है कंसंट्रेशन टर्म्स का, जो पहला तरीका है अपने पास, कि हम किस तरीके से बताएंगे कि उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है या कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। तो उसके लिए जो पहला तरीका है वो परसेंटेज। जैसे आप लोगों का एग्जाम होता है, तो आपके मार्क्स कैसे पता चलते हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम उसको आपको एवोल्यूशन करते हैं, राइट। कि फाइनली आपको पता चल गया आपका 80% है, उसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ 100 आपको 80 मार्क्स मिले हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम दो तरीके से परसेंटेज डिफाइन करते हैं, एक तो मास और दूसरा होता है वॉल्यूम। समझेंगे कि होती क्या है, तो पहले आपको फॉर्मूला बता दें। तो हमने क्या देखा था, एक बार फिर से रिकॉल कर लो। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इन दो चीजों से मिलके बना है अपना सॉल्यूशन। तो जब हम परसेंटेज की बात करेंगे, तो कैसे निकालोगे, देखो आप। तो जो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं मास बाई मास, वेट बाई वेट। तो इसमें क्या होगा आपका, ऊपर आप क्या लोगे, जिसकी निकालनी है। सपोज हम वेट ऑफ किसकी निकाल रहे हैं, सॉल्यूट की। सॉल्यूट की परसेंटेज निकालेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट, आप बोल सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ। और नीचे फिर क्या आ जाएगा, तो ऊपर हमने ले लिया मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक। मास लिख देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो उसमें, है ना। तो ऊपर ले लेंगे जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसके कितना अमाउंट है, दैट मीन्स हम सॉल्यूट की निकालते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या आएगा, टोटल मास, जैसे आपके आते थे कि ऊपर आपके मार्क्स, नीचे टोटल मार्क्स इंटू 100। सेम तरीके से ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू में क्या कर दोगे आप, 100। तो इस तरीके से आ जाएगी क्या, मास परसेंटेज। अभी हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये समझ गए आप। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखो, या तो वो क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दे देंगे, नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों के मास को। तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन में दो ही चीजें हैं, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। तो यदि क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो अच्छी बात है। नहीं दिया है तो हम कैसे निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ आया। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, दैट मीन्स अब हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे परसेंटेज। कैसे, देखो। तो इसमें क्या करेंगे हम, फिर से वही चीज, ऊपर क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम परसेंटेज किसकी निकाल रहे हैं, सॉल्यूट की। और नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या कर दोगे, 100। अगेन सेम तरीका है। यदि आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो ठीक है, यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इस तरीके से आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन। अब इसका मतलब समझना, आप लोगों ने उन जूस की बोतल्स पे लिखा देखा होगा, जब आप अब कभी उसके रैपर पे देखो ना तो परसेंटेज लिखी होती है। मतलब क्या होता है उसका, है ना, उसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया आपको कि अपने पास है 60% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन ले लिया हमने, NaOH। कितना है, 60% वेट बाई वेट। जो परसेंटेज दी है वो हमने वेट बाई वेट के फॉर्म में दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है वो आपको थोड़ा सा समझना है। यदि अपने पास
किसी ने सॉल्यूशन बना के दे दिया और उसके रैपर पे क्या लिखा हुआ है, 60% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना, इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन में 60 ग्राम क्या है, NaOH प्रेजेंट होगा, राइट, इन कितने टोटल, परसेंटेज कितने में निकालते हैं, 100 में, तो इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मतलब हो जाता है। 60% है, इसका मतलब जैसे आपको पता चले कि आपकी 60% बनी है, तो उसका मतलब क्या है कि आपको 100 मार्क्स से 60 मार्क्स मिले हैं। सिमिलरली यहाँ पे किसकी परसेंटेज दी थी, NaOH की। तो 60 ग्राम NaOH है अपना कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यदि इसी को हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दे देते आपको कि 60% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आपका NaOH का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब फिर क्या हो जाता, इसका मतलब हो जाता जस्ट रिवर्स, आप बोल सकते हो कि इसका रिवर्स इन द सेंस कि यहाँ पे मास की जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि 60 ml NaOH अपना प्रेजेंट होगा किसमें, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दी है तो उसका मतलब वॉल्यूम से है, और मास के रिस्पेक्ट में यदि परसेंटेज दी है तो मास को आप ले लोगे, मास की यूनिट ग्राम होती है और वॉल्यूम की ml या लीटर, तो इसलिए हमने ml ले लिया, ठीक। मास बाई वॉल्यूम भी दे सकते हैं वो। मास बाई वॉल्यूम का मतलब होगा फिर कि 60 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, राइट। तो 100 क्या है, टोटल मास है सॉल्यूशन का, और 60 ग्राम किसका मास है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दी होगी या उस बॉटल पर जो परसेंटेज लिखी थी, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि 100 ml या 100 ग्राम जो सॉल्यूशन अपने पास होगा, उसमें कितना अमाउंट ऑफ उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का है या सॉल्यूट का है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। तो जो भी आपको कभी भी सॉल्यूशन बना के देंगे ना, उसके रैपर पे आप देखना हमेशा लिखा होता है कि इतना परसेंटेज है। तो उस परसेंटेज से हमें पता चलता है कि उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है और कितना सॉल्यूट है। बात समझ आई ना। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे आज, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन हम साथ में करते चलेंगे, ठीक। तो देखो ये रहा इससे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, समझते हैं। सिंपल सा है, देखो, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो अपने पास क्या है, देखो ऑक्जेलिक एसिड जो कि सॉलिड हो जाएगा, आर डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन का क्या दिया है, वॉल्यूम। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो जो हमें गिवन है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन पढ़ के आपको मिल जाएगा है ना कि क्या क्या दिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने पास है 500 ml। डेंसिटी भी दी है देखो सॉल्यूशन की, डेंसिटी कितनी दी है उसको भी लिख लो आप, वो दी है 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। व्हाट इज द मास परसेंटेज, हमें मास परसेंटेज निकालनी है। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड का मास भी गिवन है, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है, दिया है यहाँ पे 11 ग्राम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मास तो हमें पता है, निकालनी क्या है हमें, मास परसेंटेज। तो हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड है, और नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास तो नहीं दिया है, लेकिन सॉल्यूशन की क्या दी है, डेंसिटी दी है देखो। तो डेंसिटी से हम सॉल्यूशन का मास निकाल देंगे, कैसे, देखो समझना। तो हमें देखो मास ऑफ सॉल्यूट तो क्वेश्चन में दिया है, क्या चाहिए हमें, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो आसानी से हो जाएगा काम। तो हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी दी थी, सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे मास भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का। कितनी दी है देखो डेंसिटी 1.1, और मास हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का, 500 ml। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, देखो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 1.1 × 500 ग्राम, जो कि हो जाएगा आपका कितना, 11×5 या 55। तो 550 ग्राम आपका हो जाएगा, समझ आया ना, सिंपल था। तो यहाँ से आपको मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास ऑलरेडी है, परसेंटेज हम निकाल देंगे। तो देखो कितना आएगा परसेंटेज, मास बाई मास, अपने पास मास ऑफ सॉल्यूट है 11 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550। एक चीज याद रखना, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए,
इंटू में आप 100 कर दोगे तो देखो 11 से जाएगा ये 5 टाइम्स, 50 टाइम्स हो जाएगा, है ना। और फिर जब आप इसको कैंसिल कर दोगे 50 से तो 2 टाइम्स चला जाएगा। तो कितना परसेंटेज आ गया? 2%। समझ आया ना? तो ऐसे आप निकाल सकते हो। मतलब इसका क्या है पता है आपको, कि यदि आपने 500 ml में 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को मिक्स कर दिया और 500 ml सॉल्यूशन बना लिया, तो उस सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना होगा? 2%। 100 ml में वो 2 ग्राम्स होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 100 ग्राम में आप बोलोगे 2 ग्राम होगा, है ना, क्योंकि ये वेट बाई वेट परसेंटेज है। सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी सिंपल थी। तो हमेशा ध्यान रखना, हमें मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए, वेट बाई वेट में, है ना, मास बाई मास में। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अभी हम लोग, है ना। देखो सॉरी, अगला कॉन्सेप्ट जो होता है, तो इसके अलावा जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं आपके, वो होते हैं मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन। इन चारों की भी आज हम बात करेंगे। कुछ और भी होते हैं जो, मतलब जब आपका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, उस केस में हम पीपीएम और पीपीबी में दिखाते हैं। वो आपको 12th में मिलेंगे, तो वहीं पे हम डिस्कस कर देंगे, है ना, या फिर आपका एक और सेशन उसमें हम दे देंगे जिसमें पीपीएम और पीपीबी को भी समझ लेंगे। तो परसेंटेज वाला पॉइंट क्लियर आपको, कि परसेंटेज में कैसे दिखाते हैं कंसंट्रेशन को, राइट। और उसका मतलब क्या होता है वो भी हमने देख लिया। अब बात आती है दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की, तो एक होता है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? तो देखो डेफिनेशन समझना, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, ये ध्यान रखना। मोलरिटी को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम से। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा? देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और कितने में हो जाएगा? लीटर में। लीटर में आपको ये रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज ध्यान रखना आप, यहाँ पे हमें क्या चाहिए पड़ेगा मोलरिटी निकालने के लिए? मोल्स। किसके? सॉल्यूट के। मोल्स कैसे निकालते हैं वो आपको हमने इसके पहले सेशन में बता दिया, कि 3 तरीके होते हैं मोल कैलकुलेट करने के। वो जाके आप देख सकते हो, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या हमने समझा उसमें, ना, कि मोल्स कैसे निकालते हैं। अब देखो मोल्स अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम, है ना। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि मोल्स अलग से निकाल दिए और वॉल्यूम अलग से, आपको पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगी मोलरिटी। दूसरा तरीका देखो, मोल्स का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, यही था दूसरा फॉर्मूला अपना। एक इसका था मोल्स निकालने का, तो मास किसका लेंगे? सॉल्यूट का। मोलर मास किसका लेंगे? सॉल्यूट का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप एज इट इज रखने दो। किस में है? लीटर में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, मास को हम लिख देते हैं W, दैट मीन्स वेट। मोलर मास को MWT हम लिख लेते हैं। और इनटू में क्या है? वॉल्यूम। किस में है? ये लीटर में। तो या तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। यदि सपोज वॉल्यूम ml में दे दिया, तब क्या होगा? तो ml से हम लीटर में कैसे बदलते हैं? 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा, तो फॉर्मूला आपका ऐसा बन जाएगा। तो जो बुक्स में आप देखोगे ना, फॉर्मूला ऐसा होता है। इसमें वॉल्यूम किस में रखोगे? अभी ml में, मिलीलीटर में। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। पहला आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि आपको वॉल्यूम दिया है ml में, तो कन्वर्ट कर लेना लीटर में, कैसे? 1000 से डिवाइड करके। अच्छा, मास मोल्स कैसे निकालते हो? तो मास अपॉन मोलर मास से, तो ये मोल्स का फॉर्मूला लगा दिया हमने और ये डिराइव कर दिया। तो इस आपको बुक्स में मिलेगा ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ डायरेक्टली। तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक। तो ये तो हो गए फॉर्मूले किसके? मोलारिटी के। आपको सारे फॉर्मूले लाइन से ध्यान रखने हैं। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है देखो, मोलारिटी में है वॉल्यूम। और वॉल्यूम आप देखोगे तो टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। यदि गैसेस रिएक्शन है अपने पास, या फिर कुछ भी है, सॉरी रिएक्शंस के, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, तो यदि हमने टेम्परेचर चेंज किया, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज। तो इससे हमें क्या पता चला? देखो मोलारिटी किस पर डिपेंड करती है? वॉल्यूम पे, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में वॉल्यूम है। तो आप बोलोगे वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है। और वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो हम इसके साथ साथ बोल देंगे कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। एक क्वेश्चन आया था जेई में, आपसे क्या पूछा जाता है कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म ऐसे हैं
जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे? जिस भी कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले में वॉल्यूम आया होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। ये हो गया सिंपल सा बात, राइट। अब इसका नॉर्मल तरीका समझना कि यदि मोलरिटी हमें दी है तो उसका मतलब क्या होता है। ये तो फॉर्मूले हो गए। और यूनिट भी ध्यान रखना है। देखो ऊपर क्या है, मोल, नीचे है वॉल्यूम इन लीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, इसकी यूनिट, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझना कि यदि हमें कहीं पे मोलरिटी दी है तो उसको हम मतलब क्या निकालेंगे। जैसे हमने आपको दे दिया कि 0.1 मोलर अपने पास है NaOH, सपोज ये सॉल्यूशन अपने पास है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है आपका कि 0.1 मोल ऑफ NaOH, NaOH के कितने मोल, 0.1 मोल ऑफ NaOH, ये आपके प्रेजेंट होंगे किसमें, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है इसका मतलब 1 लीटर जो अपने पास सॉल्यूशन होगा उसमें 0.1 मोल NaOH के हैं, तो बनेगा वो 0.1 मोलर, राइट। ये क्यों बता दिया हमने? यदि किसी क्वेश्चन में आपको मोलरिटी गिवन है तो उससे हम ये इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे कि कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये होता है इसका मतलब। तो दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि मोलरिटी निकालनी कैसे है, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे देखो ये रहा। तो फॉर्मूले ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट आपको मेन है जो ध्यान रखने हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डिपेंडेंट एक कंसंट्रेशन टर्म होता है, ठीक है। इससे पता क्या चलता है कि कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो है मोलरिटी। देखो ये रहा क्वेश्चन अपने पास, आप सबको ट्राई करना है, फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस तो करेंगे ही। देखो क्वेश्चन कहता है कि 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको समझना थोड़ा सा। क्या दिया है सबसे पहले आप वो लिख लो, 2.46 ग्राम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, आना चाहिए आपको। कितना है? तो आप बोलोगे 2.46 ग्राम, ठीक है। जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू। तो ये तो हो गई इसका क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। मास ऑफ सॉल्यूट आपको मिल गया। इसके बाद क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, सॉल्यूशन इज मेड अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो इसका वॉल्यूम भी दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है आपको, 100 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना सेंटीमीटर क्यूब ml के इक्वल होता है, तो 100 ml आपको क्या दिया है यहाँ पे, वॉल्यूम, राइट। क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 ml के, इसलिए ये आ गया 100 ml। वॉल्यूम दिया है हमें, मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं आता है तो याद रखो। देखो क्या होता है, मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यही था फॉर्मूला। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब हमें क्या चाहिए, देखो मास तो क्वेश्चन में दिया है, मोलर मास निकालना है। तो NaOH का मोलर मास कैसे निकालोगे, देखो मॉलिक्यूलर, क्योंकि सॉल्यूट का निकालते हैं, राइट। तो सोडियम का मास कितना होता है, 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16, हाइड्रोजन का 1, तो निकल के कितना आएगा ये, 40 ग्राम पर मोल, यूनिट होती है, राइट। तो मोलर मास भी मिल गया, पुट कर दो यहाँ पे, आ जाएगी आपकी मोलरिटी। तो कितनी आएगी, देखो मास कितना है अपने पास, 2.46 इंटू 1000, डिवाइड में क्या हो जाएगा, मोलर मास 40, और इंटू में 100 ml आपका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। कर दो कैलकुलेशन, देखो 30 से 30 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपको 2.46/4, तो कितना आएगा इक्वल में, 0.6 टाइम्स जाएगा आपका, राइट। फिर 1 आपका हो जाएगा, तो 2 और 5 इतने मोलर, या फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 0.615 मोल पर लीटर, दोनों ही सही है। मोलर लिखते हैं या मोल पर लीटर, दोनों ही सही है आपके, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं आपके, राइट। क्लियर है, बन जाना चाहिए था आप सबसे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना था कि सेंटीमीटर क्यूब ml के इक्वल होता है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला कंसंट्रेशन टर्म जो अपने पास होता है वो है मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होती है समझना। तो सेम है लाइक मोलरिटी, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे होता है। वो क्या है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिजॉल्व और प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलरिटी में हमने किसके रिस्पेक्ट में देखा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे हम, किस में देखेंगे? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखते हैं, देखो यहाँ पे इसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम। देखते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगेन सेम है, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और किस में डिजॉल्व है? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नीचे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। और वो भी हमें किस में लेना है? केजी में लेना है, किलोग्राम में। यदि किलोग्राम में नहीं है तो अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे, राइट? तो हो गया नॉर्मल फॉर्मूला। फिर से हम सब्स्टिट्यूटेड वाला फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे? मोल्स का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। देखो जनरली आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन कभी कभी हम इसका मास वाला भी लगा सकते हैं। पहला वाला क्यों ध्यान रखना है हमें? कि देखो कभी क्वेश्चन में सपोज मास की जगह वॉल्यूम दिया है सॉल्यूट का, तो वॉल्यूम में मोल्स कैसे निकालते हैं, हम वो फॉर्मूला लगाएंगे फिर। तो इसलिए पहला फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है, बाकी ये तो आप ड्राइव कर सकते हो कभी भी, राइट? और नीचे क्या है आपका? मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में है? किलोग्राम में है। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा, यदि हमने मास को क्या ले लिया, देखो यहाँ पे मास को ले लिया डब्लू, मोलर मास को यहाँ पे MWT रख देते हैं, तो क्या आएगा देखो? डब्लू अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू कैपिटल डब्लू ले लिया मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए। क्या ले लिया हमने? कैपिटल डब्लू। किस में है ये? किलोग्राम में है। ठीक। यदि ये ग्राम में होता तो क्या आ जाता देखो? यदि आपका मास ऑफ सॉल्वेंट जो अपने पास है वो किस में होता? ग्राम में। तो हम क्या करते? फिर ग्राम से किलोग्राम कैसे बदलते? 1000 से डिवाइड कर देते, वो 1000 ऊपर आ जाता, तो क्या बन जाता? ए। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा देखो? यहाँ से आप यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो, सिंपल सी। ऊपर क्या है? मोल्स, नीचे क्या है? किलोग्राम। तो मोल पर केजी इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट, राइट? यहाँ पे देखो कि क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? क्या इसके जो एक्सप्रेशन निकल के आया मोलिलिटी का, इसमें क्या अपने पास वॉल्यूम है कहीं पे? नहीं है। तो ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, हम बोलेंगे वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। अब जब ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगी और टेम्परेचर बदलने से मास तो बदलता नहीं है, मास तो जितना है उतना ही रहेगा। क्या बदलेगा? वॉल्यूम बदलता है। और वॉल्यूम पे ये डिपेंड करती नहीं है, तो ये साथ में क्या हो जाएगी? हम बोलेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी ये हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आते हैं कि वॉल्यूम डिपेंडेंट है कि नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना किसी कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले में यदि अपना वॉल्यूम नहीं आया तो वो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, राइट? अब बात आती है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया कि यहाँ पे आपको दे दिया 0.1। देखो स्मॉल एम लिखा मिले मतलब मोलरिटी है, कैपिटल एम लिखा मिले मतलब मोलारिटी है। हाँ, 0.1 मोलल हमने बोल दिया आपको NaOH, तो इसका मतलब क्या होता है वो समझना। इसका मतलब हो जाएगा कि 0.1 मोल ऑफ NaOH, NaOH के 0.1 मोल प्रेजेंट होंगे किसमें? इन 1 किलोग्राम, और आप बोल सकते हो 1000 ग्राम, है ना? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही होते हैं। तो 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का मास नहीं लेते हम, यहाँ पे किसका मास लेना है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है कि मास ऑफ सॉल्वेंट। यदि मास ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा तो फिर हम क्या निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट हम वहां पे कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर इसमें फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट? तो सिंपल था ये। तो मोलिलिटी का एक्सप्रेशन हमने देख लिया। वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी हो जाएगी, राइट? अब करते हैं इसका क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। देखो ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। अब क्या ये इसके पास है? पोटेशियम कार्बोनेट इसके पास है। डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर ml। समझना, क्या निकालनी है हमें? मोलिलिटी। दिया क्या क्या है देखो, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया है
जो कि क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है, K2CO3। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको मोलर मास नहीं मिलेगा, है ना। 20.7 ग्राम। ठीक। अच्छा, दिया है क्या, डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया है कितना, 500 ml। निकालनी क्या है, मोलिलिटी, डेंसिटी भी दी है सॉल्यूशन की, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मोलिलिटी। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखा हमने, मास इंटू में 1000 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, और इंटू में क्या होता है, कैपिटल W, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या नहीं दिया, मास तो हमें दिया है सॉल्यूट का, मोलर मास हम निकाल देंगे। हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, जो नहीं दिया है। इसकी जगह पे क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो वॉल्यूम से हम मास निकाल देंगे सॉल्यूशन का। कैसे, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि डेंसिटी किसकी दी है, ये सॉल्यूशन की दी है। तो ये सबके सब किसके लिए है, फॉर सॉल्यूशन के लिए आएगा, सॉल्वेंट का नहीं आएगा, किसका आएगा, सॉल्यूशन का। निकालते हैं, कितनी है डेंसिटी, देखो 1, और मास हमको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम दिया है आपको 500 ml। तो यहाँ से मास कितना निकल आएगा, ये किसका मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपना आ गया 500 ग्राम। हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, और कितना हो जाएगा ये, 500 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते थे हम, है ना, कि सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा अपना, देखो 500 ग्राम क्या है, तो यहाँ पे दिया ही था। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये दिया था क्वेश्चन में, 20.7। तो माइनस कर दो 20.7 को, तो कितना आ जाएगा, देखो 10 - 7 सो 3, 9, देन 7, एंड 479.3 ग्राम आ जाएगा। मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अपना काम सिंपल हो गया, पुट करनी है बस वैल्यू को। अच्छा, मोलर मास तो निकाल लो K2CO3 का, राइट, वो अभी तक नहीं निकाला हमने, तो यहाँ निकालते हैं। किसका, K2CO3 का। पोटेशियम का कितना होता है, 19, राइट। तो 19 × 2, सॉरी, एटॉमिक नंबर होता है 90, राइट। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 90। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 90 का, 39 × 2, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 होता है। तो 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल निकाल दो आप। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 78, 12, 48। सो टोटल आपका हो जाएगा 8 to 10 एंड देन 18, 3 एंड 4, 11 एंड 12, राइट। सो एम आई राइट ना, 7, 5, 12, ओके, ये 13 हो जाएगा। वेट वेट वेट, 138 आएगा, है ना। 8 × 2 = 10, और 8 आएगा आपका, है ना, और 1 आएगा, सो 2, सो 7 to 9 एंड 4, 13। 138 ये आपका हो जाएगा, राइट। सिंपल था, एक इसका आ गया, इसका मोलर मास ग्राम पर मोल। ओके। सॉरी ऑल ऑफ यू। तो मोलर मास हमको मिल गया 138, रख देते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या आएगी मोलिलिटी, मास अपने पास है 20.7 × 1000, मोलर मास कितना है अपने पास, 138, और मास इसका कितना है, सॉल्वेंट का मास 479.3। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन कर लोगे, हम आपको फाइनल आंसर बता देते हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, कैंसिल आउट करके इसको। आपका ये जो आंसर फाइनली आएगा, वो आएगा 0.313 मोलर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो, इसी को आप बोल सकते हो 0.313
मोल पर किलोग्राम, इस तरीके से। तो क्वेश्चन सिंपल है, हमें क्या चाहिए था, मास ऑफ सॉल्वेंट, उन्होंने दी थी डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आया। मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देना, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो बस फिर फॉर्मूला लगाना था आपको। आई होप कि क्लियर होगा, राइट। आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अपना होता है नॉर्मेलिटी। अब देखो, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं तो समझना, ये क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने बात की थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, देखो यहाँ पे समझना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ना। वैसे नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो देखो इसको एन से दिखाएंगे हम। फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक। और ये भी किस में चाहिए हमें, लीटर में। तो क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, आप नोट डाउन करते चलना। देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला होता है मास, जो क्वेश्चन में दिया होगा, अपॉन में होता है इक्विवेलेंट मास। राइट। अब इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला आपको बता दें। ये होता है आपका मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर आपका एक नया टर्म आ गया कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जनरल आइडिया आपको हम अभी दे देंगे, बाकी केमिकल रिएक्शन में कैसे निकालते हैं एन फैक्टर, वो हम आपको रेडॉक्स वाले चैप्टर में कवर कर देंगे, जो अभी आपका चल रहा है ना, रेडॉक्स भी हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम वहां पे देख लेंगे। ठीक। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालना है आपको, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। हम क्या बोल सकते हैं, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मास। राइट। और आप अपॉन में क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका अपना, ये हो जाएगा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। राइट। और इनटू में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में है, लीटर में है आपका। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो मास को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल। और इक्विवेलेंट मास को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, कुछ ऐसे, डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी। अभी किस में है, लीटर में है। यदि इसको एम एल में आप कन्वर्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ई इंटू वी। यदि आपका वॉल्यूम एम एल में है तो लीटर में कैसे बदलोगे, 1000 से डिवाइड करके, तो 1000 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। नीचे डिवाइड करोगे वो ऊपर आ जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको बुक्स में लिखा मिलेगा। तो याद रखना, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करना है। ये होता है ई। अब बात आती है कि वो एन फैक्टर होता क्या है, एन फैक्टर हमें कैसे मिलेगा, तो एक सेकंड चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन दिया है हमने, नो प्रॉब्लम। तो एन फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पे चलते हैं, राइट। और लास्ट में यहाँ पे चलते हैं, एन फैक्टर की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देखो समझते हैं। तो एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करना है वो समझना। तो अभी के लिए हम आपको बस बेसिक बताने वाले हैं 3 केसेस में। बाकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे समझना। तो पहला केस है कि यदि अपने पास एसिडिक हो गया, फॉर एसिड, यदि अपने पास कोई एसिड कंपाउंड है, उसके लिए क्या होता है एन फैक्टर, तो आप याद रखना एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ, इक्वल किसके होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयन। किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयंस। मतलब क्या है, देखो समझना। एग्जाम्पल जैसे आपको दे दें कि यदि अपने पास होता H2SO4, तो इसमें कितने H प्लस हैं, 2।
कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। यदि अपने पास होता है HCl, तो कितने H प्लस इसमें है एसिडिक हाइड्रोजन, 1, तो एन फैक्टर 1। तो यदि अपने पास कोई एसिडिक कंपाउंड है तो उसमें आपको क्या देख लेना है, एन फैक्टर के लिए नंबर ऑफ, ये आपका इक्वल होता है एन फैक्टर का, है ना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। अच्छा, यदि बेस होता तो क्या करते हैं हम, वो समझ लेते हैं। तो फॉर बेस, यदि बेसिक कंपाउंड होता तो उसमें हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन। तो वहां पे आपको हाइड्रोक्साइड आयन देख लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको हमने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितने हाइड्रोक्साइड आयन ये देगा, इसके पास देखो 2 है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली आप देख सकते हो, यदि हमने दे दिया NaOH, कितने हाइड्रोक्साइड आयन इसके पास है, अगेन 2 है, तो एन फैक्टर, सॉरी, इसके पास 1 है ना, 2 नहीं है। तो इसके लिए आपका एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो एसिड में आपको देखना है कि कितने H प्लस वो दे सकता है, वो एन फैक्टर। बेस में आपको देखना है कि कितने OH माइनस आयन वो देगा, वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक। एक और इसी तरीके से यदि अपने पास कोई सॉल्ट हो जाए, है ना, तीसरा अपने पास क्या हो सकता है, सॉल्ट। तो तीसरे केस में, सॉल्ट के केस में कैसे निकालोगे, जैसे आप इसमें बोलोगे टोटल चार्ज आइडर ऑन कैटायन और एनायंस। ठीक है, किसी पे भी आपको टोटल चार्ज काउंट कर लेना है तो वो आपका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यदि आपको हम दें AlCl3, एक सॉल्ट है, इसमें एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो पहला काम AlCl3 को ब्रेक कर दो कैटायन और एनायन में, तो एल्यूमिनियम पे +3 जाएगा, और Cl अपने पास 3 है तो 3Cl माइनस। टोटल मैग्नीट्यूड आपको लेना है, चार्ज का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, आप इनमें से किसी एक का चार्ज देख लो। यदि हमने कैटायन लिया तो कितना चार्ज है, 3, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 3 आएगा। तो किसी एक का आपको टोटल चार्ज देखना है, या फिर आप देखो इसका ले लो। तो एन फैक्टर क्या होगा, देखो Cl पे -1 चार्ज है, टोटल कितने Cl हैं, 3, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 ओनली। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो सॉल्ट के केस में आपको कैटायन या एनायन में से किसी एक पे टोटल चार्ज देख लेना है, वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। एसिड में H प्लस देखने हैं, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन देखने हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, एक और एग्जाम्पल यदि हम दें इसका, अपने पास से सपोज सॉल्ट है अपने पास, तो कैसे निकालोगे एन फैक्टर, इसको ब्रेक कर दो कैटायन और एनायन में। तो यदि आप ब्रेक करोगे तो देखो कितने एल्यूमिनियम अपने पास हैं, 2, तो 2 एल्यूमिनियम +3 बन जाएगा। और कितने सल्फेट हैं, 3, तो 3SO4 2 माइनस। टोटल चार्ज इनमें से किसी एक पे देखोगे आप तो कितना आएगा, देखो एल्यूमिनियम पे +3 है टोटल, और कितने एल्यूमिनियम में, 2, तो एन फैक्टर हो जाएगा 6। या फिर इसमें भी निकाल सकते हो आप, दोनों का बराबर ही आएगा, किसी एक का देखना है इसीलिए। तो सल्फेट पे -2 चार्ज है, और 3 सल्फेट है, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, 6। तो सॉल्ट के केस में आपको क्या करना है, उसको कैटायन और एनायन में तोड़ दो, और फिर आपको जाके देखना है कि टोटल चार्ज कितना है कैटायन पे या फिर एनायन पे, और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो वो आपका एन फैक्टर हो जाएगा सॉल्ट के केस में। एसिड में आपका H प्लस आयन, बेस में आपका हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं एन फैक्टर, किसमें, अपना इसके एसिड के केस में, बेस के केस में, और सॉल्ट। रिएक्शंस में कैसे निकालते हैं एन फैक्टर, तो वो हम देखेंगे कहाँ पे, रेडॉक्स वाले चैप्टर में, सारे केसेस आपको हम वहां पे करवाएंगे, राइट। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि हम कैसे निकालते हैं एन फैक्टर, राइट। अब हम चलते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अपने पास कहाँ पे था, हम बात कर रहे थे नॉर्मेलिटी की, तो यहाँ पे आते हैं, ये रही नॉर्मेलिटी, राइट। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो उसके लिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। करते हैं चलो, है ना, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना। ऑक्सीजन ऐसे दिया है, देखो आपके लिए पूछा क्या है, कैलकुलेट द मोलर नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ दिस हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। तो पहला काम आपको क्वेश्चन में दिया क्या है वो आपका यहाँ पर लिख लो सबसे पहले। तो समझना, 31.5 ग्राम तो मास दिया है आपको,
मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, क्योंकि सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, ऑक्जेलिक एसिड है। कितना दे रखा है आपको, 31.5 ग्राम। ठीक है। ml आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया है। कितना दिया है, 1250 ml। तो वो भी हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका इक्विवेलेंट मास, है ना। तभी जाके हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिलेंगे। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास नॉर्मलिटी का, एन इक्वल होता था डब्लू, मास ऑफ सॉल्यूट जो आपको दिया है क्वेश्चन में, इंटू 1000 हो जाएगा, डिवाइड में ई, और इंटू में होता था वॉल्यूम इन ml। तो देखो ई भी दिया है, सॉरी डब्लू दिया है और भी दिया है, हमें निकालना है ई। तो ई कैसे निकालोगे, तो देखो ई का फॉर्मूला होता था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यही था। तो मोलर मास कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला चाहिए हमें। एन फैक्टर कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला चाहिए। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो देखो। तो ऑक्जेलिक एसिड अपना होता है ए, राइट। इसका फॉर्मूला होता है HCOO, और सॉरी नॉट HC, आप बोलोगे COOH, एंड COOH। और हाइड्रेटेड उन्होंने कहा है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रेटेड की बात की है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 2। अब आप इसमें देखो ये ऑक्जेलिक एसिड कितने H+ आयन दे सकता है, तो इसके पास 2 H+ आयन है जो दे सकता है। बाकी वो तो वाटर के फॉर्म में है, राइट। तो 2 H+ इसके पास है जो दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। एन फैक्टर हो जाएगा 2। अब हमें निकालना है मोलर मास, तो मोलर मास निकाल देते हैं। इसके फॉर्मूले ऐसे लिख लें हम, देखो C2H2O4, और फिर डॉट 2H2O। आप ऐसे बोल सकते हो H2C2O4, है ना। वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको ध्यान रखने में भी। तो फॉर्मूला हो जाएगा H2C2O4। अब हम इसका मास निकालते हैं, कैसे आएगा देखो समझना। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं, दो देखो टोटल, 2 2 4 एंड 2, 6 अपने पास हाइड्रोजन है, तो 6 × 1 हाइड्रोजन हो गया, प्लस कार्बन है 2, 1 कार्बन का मास 12 होता है, 2 कार्बन का 2 से मल्टीप्लाई, 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं देखो, 4A हो गए, 2A हो गए, तो 6 हो गए। कर दो टोटल, तो 6 + 24 + 96 कितना आएगा देखो आप, 6 4 10 6 16, एंड देन 12, 126 ग्राम पर मोल आ गया मोलर मास। तो ई कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पे ई निकाल लेते हैं अभी हम। तो यहाँ पे ई हो जाएगा आपका, मोलर मास 126 है, और एन फैक्टर कितना है देखो 2, तो आ जाएगा आपका 63 ग्राम पर मोल। और सॉरी नॉट ग्राम पर मोल, अभी ये मोल नहीं है आपका, ये इक्विवेलेंट है। तो आप यदि चाहो तो इसको बोल सकते हो इक्विवेलेंट। ठीक, इक्विवेलेंट मास है तो ग्राम पर इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो। तो 63 आ गया, ई रख देते हैं यहाँ पे। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू कितना है अपने पास, 31.5 इंटू 1000, डिवाइड में ई कितना है देखो 63, और वॉल्यूम कितना है 1250। अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, आप कर सकते हो, देखो सिंपल है। 31.5 है, इसको आप टू, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, करके देखो आप, है ना, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब आप देखो 10 से आपने 10 कैंसिल कर देना है, तो इसको 25 से कैंसिल कर दो, तो 25 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। अब इसको देखो 2 से कैंसिल फिर से करो आप, तो 2 से 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना आ गया अपने पास, 2/5, और 2/5 का मतलब 0.4 नॉर्मल, हो गया, राइट। तो नॉर्मलिटी वाले क्वेश्चंस हैं तो सिंपल, बस आपको क्या निकालना पड़ता है वहां पर, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास के लिए चाहिए आपको एन फैक्टर, और एन फैक्टर के लिए आपको हमेशा याद होना चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि वो एसिड है कि बेस है, या उसके पास कितने H+ आयन है, कितने OH- आयन है, इस तरीके से। तो इसका आंसर आ जाता है कितना आपका, 0.4 नॉर्मल, हो गया। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे बात कर लेते हैं हम दो नॉर्मल से, कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन होता है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। मोलरिटी और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, W × 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू
आपका होता था क्या, यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर इन एम एल। अब 1000 से मल्टीप्लाई किया ना ऊपर तो एम एल में आता है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम रिलेशन निकालने वाले हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, W × 1000 अपॉन में क्या था, इंटू ये था वॉल्यूम इन एम एल। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करने वाले हैं हम, इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, करके देखें क्या आता है। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा N/m इक्वल में, देखो n का फॉर्मूला है W × 1000। आप लोगों के लिए हम इसको एक बार लिख देते हैं, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं ना। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे W 1000 कैंसिल हो जाएंगे, V से V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास यहाँ पे। देखो वो जो मोलर मास ऊपर जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन में आ जाएगा E। राइट, यही आएगा, सिंपल है। अब यदि हम यहाँ से देखें तो N इक्वल अपने पास आ गया N/m इक्वल अपने पास आ गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में E। और E का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, E क्या था, इक्विवेलेंट मास। क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन N फैक्टर। यदि आप यहाँ पे रख दोगे तो क्या आएगा, देखो आगे करते हैं हम यहाँ पे। ऊपर तो मॉलिक्यूलर वेट था ही, नीचे भी क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर। राइट, तो होगा क्या, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ऊपर मॉलिक्यूलर वेट है, नीचे भी मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, और ये N फैक्टर नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। राइट, तो देखो सॉरी ऑल ऑफ यू। तो होना क्या है, देखो यहाँ पे आप सिंपल सा देखोगे मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि सेम सॉलिड के लिए हम बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, N/m इक्वल N फैक्टर। तो यहाँ पे लिख देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये रिलेशन, क्योंकि क्वेश्चन यदि आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो नॉर्मलिटी अपॉन में मोलारिटी किसके इक्वल होती है, N फैक्टर के। तो यदि आपको नॉर्मलिटी गिवन है या मोलारिटी गिवन है और आप चाहते हो कि हम क्या निकाल दें, नॉर्मलिटी निकाल दें उस कंपाउंड के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जो भी N फैक्टर होगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा नॉर्मलिटी। ये रिलेशन होता है दोनों में, याद रखना। ठीक है ना, समझ आया, हमने कुछ नहीं किया, डिवाइड किया, बस फॉर्मूला रख दिया यहाँ पे। तो क्या आ गया, नॉर्मलिटी इक्वल मोलारिटी इंटू N फैक्टर। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेशन को हम बाइंड अप कर देंगे। राइट, समझना। यहाँ पर अच्छा, अभी एक और बचा था ना अपना कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन। अच्छा वापस चलो, एक चीज और यहाँ पे आपको बता दें। यहाँ पे जो नॉर्मलिटी की हमने बात की, यहाँ पे देखो इसमें क्या आया था, वॉल्यूम आया था, है ना, इसके एक्सप्रेशन में वॉल्यूम है, तो हम क्या बोलेंगे, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है। अब ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम बदल जाएगा। तो आप बोल दोगे कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी आपकी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बात करें तो अपने पास एक मोल फ्रैक्शन की और बात कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। देखो समझना इसको। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द फ्रैक्शन का मतलब आप समझते हो, जैसे फ्रैक्शन मतलब आपका, आपके यदि मार्क्स का फ्रैक्शन निकालो तो कैसे निकालोगे कि कितने मार्क्स आपके आए डिवाइड में टोटल, फ्रैक्शन हो गया। तो सिमिलरली ये किसके फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, मोल का फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन में जो हम बात कर रहे थे, अपने पास दो चीजें हैं, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। ठीक, यहाँ पे हम कुछ ऐसे ले लेते हैं कि सपोज अपने पास सॉल्यूट जो है वो है बी, और सॉल्वेंट क्या है, ए। ये हमने मान लिया, सॉल्यूशन है ए बी, उसमें सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूशन सॉल्यूट आपका बी है। यहाँ पे हमने ले लिया कि एन बी क्या हो गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हम मान लेते हैं। और एन ए स्मॉल ए यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हम मान के चलते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया ताकि हमें पूरा लिखना ना पड़े बार बार, है ना। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, देखो इसको हम बोलते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द टू द टोटल कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स करते हैं तो आता है आपका मोल फ्रैक्शन, है ना। जैसे यदि हम बात करें इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो काई से।
काई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन आपका। यदि हम कंपोनेंट ए का निकालें तो कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड में टोटल मोल्स, तो एन ए प्लस एन बी, सॉल्यूशन में दोनों है। सिमिलरली यदि आप मोल फ्रैक्शन बी का निकालो तो कैसे आएगा, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड में टोटल मोल्स, तो एन ए प्लस एन बी। यदि हम दोनों को ऐड कर दें, काई ए प्लस काई बी, तो कितना आ जाएगा, इक्वल 1 के। आप करके देख लो, देखो यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे क्या आएगा आप देखोगे, तो हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और जो कि इक्वल किसके होता है, 1 के। तो इस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होंगे उन सारे कंपोनेंट का जब आप मोल फ्रैक्शन निकाल के और उनको ऐड कर दोगे तो वो किसके इक्वल आएंगे, आपके 1 के इक्वल हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये हेल्प मिल जाएगी कि यदि हमें किसी एक कंपोनेंट का पता है मोल फ्रैक्शन, तो दूसरे के लिए हम फिर से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधे 1 में से माइनस कर देंगे, राइट। तो ऐसे कई सारे आपके मोल फ्रैक्शन हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, इस तरीके से कितने भी कंपोनेंट होंगे उन सबका जब आप सम कर दोगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के। ठीक है, यहाँ पे x1 x2 x3 क्या है, मोल फ्रैक्शन है अलग अलग कंपोनेंट का। तो इसको आप सिंपल ही लिख सकते हो कि सिग्मा, सॉरी ऑल ऑफ यू, आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में। कैसे, ऐसे सिग्मा काई, यहाँ पे आई से आप लिख सकते हो 1 से लेके एन तक, तो जितने भी होंगे उन सबका सम करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो ये भी आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो, है ना, कि जितने भी कंपोनेंट, अब जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उन सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो आप निकालोगे और उनको टोटल करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाता है ना। अब मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है वो देख लेते हैं एक, है ना। एक, हाँ देखो, क्वेश्चन कहता है कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मेथिल अल्कोहल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो दिया क्या क्या है, सबसे पहले आपको दिया है मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है देखो, 60 ग्राम। और सॉल्यूट यहाँ पे है क्या, मेथिल अल्कोहल, फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। तो इसका पहले मोलर मास निकाल दें। मोलर मास कितना आ जाएगा, देखो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 प्लस 16, तो आएगा अपने पास 32, राइट, ग्राम पर मोल। ये तो किसका आ गया, इसके। तो इसके मोल्स निकाल दें हम, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे देखो आप, मास अपन मोलर मास, तो मास कितना है, 60/32। इसको कैंसिल करना चाहो तो आप कर सकते हो भाई, 4 से आपका एक कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 15 टाइम्स, और ये हो जाएगा 8 टाइम्स, तो 15/8 आपका ये हो जाएगा मोल्स, ठीक है। सिमिलरली आपको दूसरा क्या दिया था, देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने आपको बताया था ना, जब भी वाटर होगा तो वाटर मास सॉल्वेंट होगा, तो 120 ग्राम दिया था। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो आप वाटर का, तो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो आएगा 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्वेंट के। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो मास अपन मोलर मास, इसको भी कैंसिल आउट कर दो आप 3 से, हो सकता है ना। 3 से आपका ये 9 टाइम्स हो जाएगा, ये 40 टाइम्स हो जाएगा, राइट। अब इसको आप चाहो तो थोड़ा फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। देखो, 9 से जाएगा ये 4 टाइम्स, तो बचेगा आपके कितने पास, फिर से 4, है ना। तो फिर से आपका 4 बचेगा, तो 9 फिर 4 हो जाएगा, तो 4.44 हो जाएगा। ऐसे इसका थोड़ा सा फ्रैक्शन में निकाल दो तो 1 पॉइंट, है ना, बचेंगे 7, तो अब आपका हो जाएगा 1.7, राइट। फिर आपका ये कितना हो जाएगा देखो, हमें इतना 1 मिनट, है ना, 7 बचेगा ये, तो है ना, तो आप पॉइंट हो जाएगा, बिट बिट बिट, ये थोड़ा और जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे जब आज से आप इसको डिवाइड करोगे 15 को तो कितना हो जाएगा देखो, वो 8 1 जब 1, तो बचेगा आपका 7, तो 70 हो जाएगा ना फिर, है ना, वही वही, तो आपका ये जाएगा आपका 8 टाइम्स, तो फिर बचेगा आपके पास 6, फिर आपका हो जाएगा 7, तो 1.8, 2 पॉइंट तक बहुत है ना, इतना कर लोगे आप।
मोल्स आ गए, आपसे पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल एंड वाटर। तो जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल निकालेंगे, राइट, जब हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल, तो कैसे निकालोगे, इसको बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल डिवाइड में टोटल मोल्स, तो मेथनॉल के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। तो आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आप कैसे करेंगे, देखो मेथनॉल के मोल्स कितने हैं अपने पास, अभी निकाले हम लोगों ने, है ना, 1.8, और ये कितना है देखो 1.8 प्लस वाटर का 4.4। बस इसको कैलकुलेट कर लेना, तो आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। समझ आया ना। तो यहाँ से आपका निकल आएगा इसका कुछ आंसर। सर हम जब निकाले होंगे हमें मोल किसके, मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का। तो वाटर के लिए कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि दोनों का जब हम ऐड करेंगे मोल फ्रैक्शन, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है तो इक्वल किसके आएगा, 1 के। तो हम यहाँ से फिर वाटर का कैसे निकाल लेंगे, जो भी मोल फ्रैक्शन आएगा मेथनॉल का, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये आप कैलकुलेशन कर लेना थोड़ी सी, राइट। तो समझ आया ना करना कैसे था, हमें मास दिया था, मोल्स निकाल देते हम, ये किसके मोल्स हैं, मेथनॉल के, और ये किसके मोल्स हैं ऊपर, यहाँ पे ये वाटर के मोल्स हो गए। तो आप पहले दोनों के मोल्स निकाल दो, मोल्स मिल जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, सिंपल सा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप लोग ट्राई करना, देखो ये रहा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंट भी दे देते हैं कैसे करना है, देखो। A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. Density of solution आपको गिवन है, पूछा है कि मोलिलिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, तीनों चीजें जो जो अभी तक हमने डिस्कस किए वो सब निकालना है। कैसे कहोगे, देखो एक थोड़ा सा इसका हिंट दे देते हैं, ठीक है। तो आपको होमवर्क में है, ये ट्राई करना है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है इस क्वेश्चन का। ग्लूकोज इन वाटर दिया है 10% वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबको आता होगा, नहीं आता है हम बता देते हैं, C6H12O6। तो 10 ग्राम ग्लूकोज आपका प्रेजेंट होगा इन, देखो वेट बाई वेट दिया है तो मतलब क्या हो जाएगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इसका मतलब ये है। तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिल गया मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि कौन सा है अपना, ग्लूकोज कितना है 10 ग्राम। इससे हमें मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना है 100 ग्राम। दो चीजें आपको मिल गई, ठीक। डेंसिटी आपको दी है सॉल्यूशन की क्वेश्चन में, कितनी दी है सॉल्यूशन की डेंसिटी, 1.20 ग्राम पर ml। तो देखो डेंसिटी हमें पता है सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल देंगे। डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और इक्वल किसके, 1.20 के। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, मास, मास हमें पता है सॉल्यूशन का 100, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, हो जाएगा मास, दैट मीन्स मास अपॉन 1.20। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, मास कितना है देखो अपने पास 100, और यह 1.20, तो यहाँ से हम निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। अब आपका काम सिंपल हो गया। देखो जब मोलरिटी निकालनी होगी तो हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है 10 ग्राम, इंटू 1000 डिवाइड में मोलर मास ग्लूकोज का आप निकाल दोगे, और वॉल्यूम आपका निकल आया तो मोलरिटी आ जाएगी। मोलिलिटी निकालनी होगी तो हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, देखो यहाँ बता देते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, देखो सॉल्यूशन का मास 100 और सॉल्वेंट सॉल्यूट का मास 10, तो कितना बचा 90। तो 90 ग्राम किसका मास हो गया, सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको मिल गया अभी तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है तो हम आसानी से निकाल देंगे मोलिलिटी, राइट। मोलिलिटी आपकी आ जाएगी। अब बात आती है किसकी, मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स। तो सॉल्यूट के मोल्स हम निकाल देंगे, ग्लूकोज है अपने पास, मास हमें पता है, मोल्स निकाल देंगे, है ना। और सॉल्यूशन किस में बनाया है, वाटर में। तो सॉल्वेंट का मास कितना है 90, तो 90 यदि अपने ग्राम 90 ग्राम वाटर है तो उसके भी मोल्स निकाल दोगे आप, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे आपके। तो ये तीनों क्वेश्चंस इसमें जो हैं वो आपको आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में। देखो सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी, अब बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि मोलिलिटी कितनी है, मोलारिटी कितनी है, मोल फ्रैक्शन कितना आएगा ग्लूकोज का और वाटर का, वो आपको आंसर करना है ना। और ये नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको वहां पर डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो आई होप आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है ना।
नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यदि सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक कर लेना है। यदि आप सेशन पे नए हो तो सेशन को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएं और इसका यूज ले पाएं। इसके है ना, इससे ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। देखो हमने हर एक यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म है बेसिक से उसको समझा है, उसके फॉर्मूले देखे हैं, रिलेशंस हमने देखे हैं, कैसे क्वेश्चंस उससे आते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर देना, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बट हाँ, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, तभी जाके आपको ये चीज़ें क्लियर होंगे। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि कैसे हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और कहीं डाउट रहता है तो आप हमें बता देना कमेंट सेक्शन में, हम लोग उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट? तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। आई होप सो ऑल क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। एक चीज और, मोल फ्रैक्शन जो हमने देखा था वो आपका वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा नहीं, क्योंकि वहां पे मोल्स होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी, और आपको बताना है कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है फॉर्मूला देख के, कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल फ्रैक्शन किस तरीके का आपका वो फंक्शन होगा, कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा, वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में करना है ऑल ऑफ यू, राइट? आई होप सो ऑल क्लियर। थैंक यू so much for watching this video, everyone, right? Yeah.